मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड। आज अपनी क्लास का बेटा 5th डे स्टार्ट हो रहा है। अब तक अपनी क्लासेस 4 क्लासेस हो चुकी हैं। चारों क्लासेस के अंदर मैंने बहुत कुछ आपको पढ़ाया है और आपने कितना पढ़ा है वो आपको अपने लेवल पे देखना है। लास्ट अपनी जो कल क्लास अपनी बेटा फ्री हुई थी, उस क्लास के अंदर हमने क्या टॉपिक पढ़ा था बेटा? साझेदारों के पूंजी खाते। क्या बताया था मैंने आपको? साझेदारों के पूंजी खाते 2 प्रकार की विधियों से बनाए जाते हैं। याद है कुछ आपको? पहली विधि का क्या नाम था बेटा? स्थायी विधि। सेकंड विधि का क्या नाम था बेटा? परिवर्तनशील विधि। वेरी गुड। स्थायी विधि के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं? 2 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट क्या था बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या था बेटा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? केवल साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। सेकंड अकाउंट कौन सा होता है बेटा हमारा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं? साझेदारों को क्या क्या इनकम मिली, साझेदारों को क्या क्या एक्सपेंस हुए, इन सबको लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस बीआर और सीआर दोनों हो सकते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों की प्रकृति सर व्यक्तिगत होती है। वेरी गुड। सेकंड विधि का क्या नाम था बेटा? परिवर्तनशील विधि। परिवर्तनशील विधि के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं? केवल एक सिंगल अकाउंट बनता है। उस अकाउंट का क्या नाम था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर साझेदारों की पूंजी भी आती है, साझेदारों की इनकम भी आती है, साझेदारों के खर्चे भी आते हैं। सर इस विधि का नाम परिवर्तनशील क्यों रखा गया? क्योंकि इस विधि में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं उसका डीआर और सीआर दोनों बैलेंस हो सकता है, तभी तो इस विधि का नाम क्या रखा गया? परिवर्तनशील विधि रखा गया। इस खाते की प्रकृति भी व्यक्तिगत होती है। ये टॉपिक अभी हमने कल कंप्लीट किया था। कल और मैंने तो लास्ट में 2 नियम बताए थे। अगर क्वेश्चन में ये पता नहीं चल रहा हो कि स्थायी विधि से या परिवर्तनशील विधि से कौन सी विधि से साझेदारों के पूंजी खाते बनाने हैं, तो सूचना के अभाव में परिवर्तनशील विधि से पूंजी खाते बनेंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में शब्द लिखा हुआ आ जाए चालू खाता, करंट अकाउंट शब्द लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब वहां फिर स्थायी विधि को काम में लेना है। इसमें कितने अकाउंट बनते हैं बेटा? 2 अकाउंट बनेंगे। पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आज देखो बेटा मैं इन सबके फॉर्मेट आपको बनाने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं स्थायी विधि की। देखो बेटा स्थायी विधि के अंदर पहला अकाउंट बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डेट वाला कॉलम आएगा, पर्टिकुलर्स वाला कॉलम आएगा, फिर अमाउंट वाला कॉलम आएगा, फिर वापस आपके आएगा डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स और फिर वापस आ जाएगा अमाउंट। ये हो जाएगा डीआर और सीआर। कल क्या बताया था बेटा मैंने आपको? कैपिटल अकाउंट में केवल साझेदारों की पूंजी दिखाएंगे। देखते जाओ इधर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग डेट, जब ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है उस समय साझेदारों की जो भी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना है, मतलब ये ओपनिंग कैपिटल हो गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, जैसे फर्म के अंदर 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो अमाउंट के अंदर भी 2 कॉलम बन जाएंगे, ए और बी के अलग अलग। ये भी आपका ए और बी अलग अलग बन जाएगा। ए की कैपिटल ए में लिख देना, बी की कैपिटल बी में लिख देना। वर्ष के बीच में किसी पार्टनर ने और पैसा लगाया, क्या बोलते हैं उसको बेटा? एडिशनल कैपिटल। ये आ जाएगा भैया डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल। डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल किस नाम से लिखा जाएगा? बाई कैश। ब्रैकेट में आ गया एडिशनल कैपिटल, लिख दिया। जिसने भी पूंजी लगाई उसका नाम आ जाएगा। ओके। तीसरा पॉइंट, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस पर्पस से कुछ पैसा विड्रॉल किया हो अपनी पूंजी में से, ध्यान रखना पैसा बिजनेस में से 2 तरह से निकाला जाता है, या तो अपने निजी प्रयोग के लिए या फिर बिजनेस के प्रयोग के लिए। निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स इसमें नहीं आता है। लेकिन अगर बिजनेस पर्पस के लिए कुछ पैसा निकाला गया, मतलब पूंजी में से पैसा निकाला गया ऐसा लिखा हो, तो फिर वो यहाँ लिख देना टू कैश। ब्रैकेट में आ जाएगा विड्रॉल। जिस डेट को निकाला आपने वो डेट आप यहाँ लिख देना, ठीक है? जिसने निकाला वो आ जाएगा। तो पहली बात क्या लिखी मैंने? ओपनिंग कैपिटल, फिर आएगा एडिशनल कैपिटल, इधर आ जाएगा विड्रॉल, पैसा निकालना। इट इज नॉट ए ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स मींस पर्सनल यूज। इट इज नॉट ए पर्सनल यूज, इट इज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ओके। ये व्यापारिक प्रयोग के लिए पैसा निकाला गया है, ना कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए।
व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो पैसा निकालते हैं वो ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स इसमें नहीं लिखना है। ये बिजनेस पर्पस के लिए पैसा निकाला गया तभी आपको यहाँ लिखना है, ठीक है बेटा। क्या करना है, इधर की टोटल लगा लेना, इधर की टोटल में से आप ये माइनस कर देना, जो भी आंसर बचेगा वो टू बैलेंस सीडी हो जाएगा। और टू बैलेंस सीडी का मतलब उनकी क्लोजिंग कैपिटल हो गई, ये आपने अंतर से निकाला बैलेंस फिगर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा ईयर एंड, डेट आ जाएगी, खाते बंद कब हो रहे वो डेट आप यहाँ लिख देना। मेरी बात आप समझ में आ रही है आपको। ये फर्स्ट हमारी स्थायी विधि, इसमें पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, क्रेडिट साइड के ऊपर ओपनिंग कैपिटल लिखनी है, एडिशनल कैपिटल लिखनी है, और पैसा निकाला अगर विड्रॉल किया किसके लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है बेटा। टोटल लगा लेना, डिफरेंस अमाउंट टू बैलेंस सीडी निकाल लेना। ये हमारा फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। सेकंड बेटा इसमें क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा अकाउंट क्या बनता है बेटा, सर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाएगा। सेम पोजीशन, जैसे कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट था वैसा करंट अकाउंट का, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट। जैसे दो पार्टनर है ए और बी तो दोनों के बन जाएंगे, ए और बी दोनों का बन जाएगा। कल की क्लास में क्या बताया था बेटा मैंने आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आता है, साझेदारों की केवल इनकम और खर्चे। उससे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में अगर पहले से गिवन हो, करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है सर, डीआर सीआर दोनों होते हैं। डीआर बैलेंस है तो डीआर पे लिख दो, टू बैलेंस बीडी, जिसका भी दे रखा है इफ डीआर बैलेंस, और अगर सीआर बैलेंस दिया हुआ तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में क्या लिखा, इफ सीआर बैलेंस। कल क्या बताया था मैंने आपको, इस अकाउंट में क्या आता है, पार्टनर को कौन कौन सी इनकम मिली फर्म से और पार्टनर को क्या क्या खर्चे हुए। ऑल इनकम्स विल बी रिकॉर्ड इन क्रेडिट साइड, ऑल एक्सपेंस विल बी रिकॉर्ड इन डेबिट साइड। इनकम बताओ बेटा पार्टनर की, नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी शॉर्ट में, बाय सैलरी जैसा पार्टनर को मिलती है, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय शेयर इन प्रॉफिट, जो भी उसको इनकम मिल रही है वो सब आ जाएंगे। फिर वो याद है कल का पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट निकलता है, डिविजिबल, उसको भी तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो ये पार्टनर की सारी इनकम हो गई। और भी कोई इनकम दे रखी हो और लिख देना। इधर क्या क्या आएगा सर, पार्टनर ने अपने निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइंग्स। सर विड्रॉल का मतलब तो ड्राइंग्स होता है, अभी 2 मिनट पहले मैंने मना किया था, नहीं, विड्रॉल मतलब बिजनेस प्रयोग के लिए पैसा निकालना और ड्राइंग्स मतलब निजी प्रयोग के लिए पैसा निकालना। ओके, तो ड्राइंग्स आ गया। उसके बाद आएगा इस ड्राइंग्स के ऊपर फर्म ने हमारे से इंटरेस्ट लिया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसमें भी हो उसका अमाउंट अचमा जाएगा। उसके बाद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, उसमें लास्ट में डिविजिबल लॉस आ गया, तो लॉस भी तो पार्टनर ही लेंगे, वो ये आ गया, ठीक है बेटा। इन सारी चीजों को लिखने के बाद आपको टोटल लगानी है, टोटल आपको दोनों तरफ की लगा के देखनी है। पैसा इधर भी कम पड़ सकता है, इधर भी कम पड़ सकता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि हमने पहले हमारी बात हो चुकी है, करंट अकाउंट के दोनों बैलेंस होते हैं, कौन कौन से, डीआर और सीआर दोनों, इसलिए टोटल की इधर की भी आपको दोनों तरफ की टोटल लगा के देखनी पड़ेगी। ओके बेटा, इधर पैसा कम पड़े टू बैलेंस सीडी, ये अंतर की राशि बैलेंस फिगर, और इधर कम पड़ जाएगा तो बाई बैलेंस सीडी, जिधर भी पैसा कम पड़े कुल मिला के बैलेंस सीडी से बंद करना है। ये हमारी स्थायी विधि में दोनों अकाउंट आपके कंप्लीट। क्या क्या नाम थे बेटा दोनों अकाउंट के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल, करंट अकाउंट में सारी इनकम और खर्चे। आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत किसी प्रकार की लगे, ग्रुप बना हुआ है उसमें आप अपनी कंप्लेंट को लिख सकते हैं, हैंड टू हैंड आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरे हिसाब से फॉर्मेट आप सबको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ओके, इसी के साथ हमारी पहली विधि खत्म। कौन सी, स्थायी विधि। सेकंड अब स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। क्या नाम बेटा दूसरी विधि का, परिवर्तनशील विधि। कौन बताएगा परिवर्तनशील विधि में कितने अकाउंट बनते हैं। सर परिवर्तनशील विधि में तो एक ही अकाउंट बनता है, आपने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है,
सर पार्टनर की इनकम, पार्टनर के खर्चे, पार्टनर की कैपिटल, सब कुछ आएगा। देखो देखिए अभी बनाया मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नजर रखो जरा बोर्ड पे, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरू करें। गुड। ओपनिंग कैपिटल लिख दी, अभी बताया था ना भैया। और दूसरी विधि हमारी स्टार्ट हो गई है, परिवर्तनशील विधि। परिवर्तनशील विधि में एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई, एडिशनल कैपिटल हो गई और विड्रॉल भी हो गया। तो कैपिटल तो आएगी। उसके बाद पार्टनर को जो जो भी इनकम मिल रही है वो भी सब लिखो। आईओसी, फुल फॉर्म आईओसी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी हो गया, बाई बोनस हो गया, बाई कमीशन हो गया, और भी जो इनकम है वो सब लिख देंगे। ओके बेटा, इधर ये तो लिख ही दिया। निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला उसको क्या बोलते बेटा, ड्रॉइंग्स भी आएगा। उसके ऊपर फर्म ने इंटरेस्ट लिया तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, उससे अगर लॉस आया तो वो लॉस भी आएगा, डिविजिबल लॉस, और डिफरेंस अमाउंट बैलेंस हो जाएगा। थोड़ी देर पहले क्या बात हुई थी बेटा, परिवर्तनशील विधि में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसका बैलेंस कौन सा होता है, सर डीआर सीआर दोनों होते हैं। तो पैसा इधर भी कम पड़ सकता है और पैसा इधर भी कम पड़ सकता है। जिधर भी कम पड़े बैलेंस के नाम से लिख देना। आगे मेरी बात समझ में? इसी के साथ हमारी दूसरी विधि भी खत्म। क्या नाम है दूसरी विधि का, सर परिवर्तनशील विधि। इस विधि में कितने अकाउंट बनते हैं, एक सिंगल अकाउंट बनता है, उसका क्या नाम बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, सर पार्टनर की कैपिटल आएगी, पार्टनर की इनकम आएगी और पार्टनर के खर्चे भी आएंगे। तो मेरे कहने का मीन ये हुआ, जो स्थायी विधि में हम दो अकाउंट बना रहे थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उन दोनों को मिक्स कर दो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा एक ही बन गया। कौन सी विधि में, परिवर्तनशील विधि में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज का ये भी खत्म। तो मेरे हिसाब से स्थायी विधि और परिवर्तनशील विधि दोनों के फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी प्रकार की। ओके, अब मेरा तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा आज का नया। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक स्टार्ट, किसी साझेदार को फर्म के लाभों में गारंटी देना। बहुत अच्छा टॉपिक है 3 नंबर के लिए। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें से। पहले फिर बात तो कर लें, सही है क्या टॉपिक में से। बेसिकली किसी साझेदार को फर्म के लाभों में गारंटी देना। एक छोटा सा एग्जांपल देखो आप, फर्म के अंदर दो पार्टनर बेटा ए और बी, जो 3:2 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या पता है इनकी किस्मत ही खराब है, फर्म के प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सर इसका क्या कारण हो सकता है, नंबर 1, इनका कस्टमर से बात करने का तरीका अच्छा नहीं होगा। अपनी दुकान में जो सामान रखा उसकी बाजार में डिमांड नहीं होगी। बाजार में कोई चीज 10 रुपए में मिल रही है और दोनों भाई साहब उसको 12 रुपए में बेच रहे हैं। हर तरह से परेशान हो गए, इसकी वजह से अपने फर्म के प्रॉफिट को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ए और बी ने मिलकर क्या हुआ था, एक प्लानिंग की। इन्होंने क्या हुआ था, ऐसे आदमी को ढूंढा, ऐसे आदमी की तलाश की जिनको मार्केट का बहुत अच्छा नॉलेज है, जिसको कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्टिव करने का बहुत अच्छा नॉलेज है। ऐसा उनको एक आदमी मिल गया, कौन, सी। ए और बी सी के पास पहुंचे और सी को क्या बोला ए और बी ने, आप हमारे साथ जुड़ना पसंद करोगे क्या। ऐसा किसने बोला, ए और बी ने। किसको बोला, सी को। क्या बोला कि हमारी इच्छा है कि आप हमारी फर्म के साथ जुड़ जाओ। तो सी ने बोला कि साहब मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ए और बी ने बोला आपकी कोई भी शर्त हो हमें मंजूर है, आप तो बोलो। सी ने क्या बोला, मेरे आने के बाद फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/4 तो मेरा होगा, लेकिन कम से कम 20,000 रुपए भी होने चाहिए। मेरी बात पे ध्यान देना, मैंने क्या क्वेश्चन बोला, ध्यान रखना।
ए और बी दोनों पार्टनर है, उन्होंने सी को अपने साथ प्रवेश करने के लिए बोला। तो सी ने आने से पहले क्या बोला, मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे आने के बाद फर्म में जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1/4 मेरा, लेकिन कम से कम 20,000 रुपए भी होने चाहिए। सी ने ये बात ए और बी के सामने रख दी। ए और बी ने सोच विचार कर लिया, और सोच विचार करने के बाद ए और बी ने सी की शर्त मान ली। ए और बी को तो माननी पड़ेगी, क्योंकि ए और बी तो वैसे परेशान हो रहे हैं। ओके, तो ए और बी ने क्या बोला, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप तो हमारे साथ जुड़ जाओ। वेरी गुड। सी ने फर्म में प्रवेश कर लिया, 12 महीने दुकान चली, और 12 महीने के अंत में फर्म को 72,000 रुपए का लाभ हुआ। गुड। 72,000 का प्रॉफिट कमाया सी के आने के बाद। बोला गया प्रॉफिट का बंटवारा करो। कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा फटाफट। सी ने क्या नाम बोला था बेटा, कि मेरे आने से के बाद फर्म को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 मेरा, लेकिन कम से कम 72,000 रुपए भी होने, सॉरी कम से कम मेरे 20,000 भी होने चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते। देखो आप इधर हम एक काम करते हैं, फर्म के लाभ में एक बार ये तो देखो, देखें फर्म के लाभ में सी का भाग निकाल के देखते हैं। फर्म का लाभ का 72,000, उसका 1/4 निकालो, 18,000 होता है। क्या सी 18,000 रुपए लेने के लिए मान जाएगा? नहीं सर, क्योंकि सी ने पहले क्या धमकी दी, कम से कम 20,000 रुपए तो मेरा होना ही चाहिए। ध्यान दीजिए इधर, मिनिमम प्रॉफिट उसने पहले बोल दिया 20,000 तो लूंगा ही लूंगा, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा 2,000 उसको मिल रहे हैं। किसको मिल रहे हैं बेटा एक्स्ट्रा 2,000? सर सी को मिल रहे हैं। ये 2,000 रुपए की अमाउंट देखो किस किस को परेशान करेगी। नंबर 1, फर्म को परेशान कर सकती है, सभी साझेदारों को परेशान कर सकती है, या किसी एक साझेदार को परेशान कर सकती है। तो एक्स्ट्रा अमाउंट नए साझेदार को जो भी मिलेगा उसको 3 जनों में से कोई एक जना वहन करेगा, या तो फर्म वहन करेगी, या सभी साझेदार वहन करेंगे, या फिर कोई एक साझेदार वहन करेगा। इसके बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा कि हानि किसने उठाई। अगर क्वेश्चन में ये पता नहीं चले कि सर हानि कौन उठा रहा है, तो सेकंड वाला मेथड लेके चलना है, हानि सभी साझेदार उठाएंगे। आप समझिए मेरी बात को? वेरी गुड। अभी जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता कि हानि को फर्म ने उठाया। किसने उठाया बेटा? फर्म ने उठाया। तो देखो क्वेश्चन में क्या चेंज होगा, देखो जरा पहला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हानि किसने उठाई बेटा? फर्म ने उठाई। चलो बताओ मुझे, फर्म का लाभ कितना था? 72,000। उसमें से पहले आप सी का जो बनता हो दे दो। सी का वैसे बनता तो 18 ही था, लेकिन वो तो 20 लेगा। 2,000 की हानि कौन उठा रहा है? फर्म उठा रही है। 18 तो वैसे बनता है, 2,000 फर्म और देगी, टोटल 20,000 फर्म ने दे दिए। तो इसका मतलब फर्म का लाभ कितना बचा? 72,000। ये हो गया फर्म का शेष लाभ। इस लाभ के ऊपर किस किस का अधिकार बेटा? ए और बी का। ए और बी का अनुपात क्या था? 3:2। तो 52,000 को आप 3:2 में बांट दीजिए, 3/5, और वापस 52,000 इंटू में क्या करेंगे? 2/5। तो ये तो ले जाएगा बेटा आपके 20,800, और ये कितना ले जाएगा आपका? 31,200। समझ आगे मेरी बात आप सबको? वेरी गुड। 31,200 और 20,800, ये हमारा पहला पॉइंट है। यदि हानि किसने उठाई? फर्म ने उठाई। इसी को मैं चेंज करूं, अगर ऐसा लिखा हुआ जाता हानि सभी साझेदारों ने उठाई, ऐसा लिखा हुआ जाता हानि सभी ने उठाई, तो क्या करेंगे बेटा? देखो आप इधर, फर्म का लाभ बताओ 72,000। इसमें से पहले आप सी का जो बनता वो दे उसको। देखना इधर, सी का बनता तो 18 ही था, लेकिन वो 20,000 ले रहा है। 2,000 की हानि अब कौन उठाएंगे? सभी साझेदार। तो वो साझेदारों के लाभ में से कम हो जाएगी। अगर आपने वो 2,000 यहाँ से कम कर दिए, तब तो बेटा हानि किसने उठाई? फर्म ने उठाई। फिर तो वो सवाल और ये सवाल सेम हो जाता। आगे मेरी बात समझ में? इसलिए यहाँ पर आपको 18,000 माइनस करना है। तो यहाँ पर आपकी कितने बचेंगे बेटा? 54,000 बच गए। ये फर्म का क्या कहलाएगा? शेष लाभ हो गया। इसको दोनों पार्टनर बांट लेंगे 3:2 में। कितना कितना आएगा? 54,000 को बांटो बेटा 3/5, और वापस 54,000 इंटू में क्या करेंगे? 2/5। ये तो ले जाएगा बेटा अभी कितना? 10,800 का 3 गुना कितना होता है? 32,400, और ये ले गया 21,800। इसमें से अब वो हानि माइनस कर दो। कितनी हानि थी बेटा? सर 2,000 की। कौन कौन वहन करेंगे? सर ए और बी। किस अनुपात में?
3:2 में। ए कितनी हानि उठाएगा बेटा? 1200 की। बी कितनी उठाएगा? 800 की। 32,400 में से 1200 कम करो, 31,200, और 21,700 में से 800 कम करो, 20,800। ये दोनों का शेष लाभ आ गया। समझ में आ गई मेरी बात? तो हानि को या तो फर्म उठाती है या फर्म के साझेदार वहन कर सकते हैं। तीसरा क्या बताया मैंने आपको? कोई एक साझेदार वहन कर ले हानि, कोई पूरी हानि कोई एक साझेदार वहन कर ले। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, ये तीसरा छोटा सा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट हमारा ऐसा लिखा हुआ है, हानि ए ने वहन की, ऐसा लिखा भी आ सकता है, ध्यान रखना। हानि केवल ए वहन करेगा साहब। तो क्या क्या चीज होगा फटाफट देखो। फर्म का लाभ बताओ सर। 72,000 लेस सी का जो बनता हो दो, कितना लिखूं सर? लिख दो ना 20,000। नहीं, 20,000 लिख देंगे फिर तो ये वाला सवाल हो गया। हानि कौन उठा रहा है सर? केवल ए उठा रहा है, इसलिए यहां से 18 माइनस करने। फर्म का लाभ कितना बचा सर? 54,000। ये फर्म का शेष लाभ दोनों जने मिलके बांट लेंगे 3:2 में। 32,400 इसका, 21,700 इसका। हानि किसने उठाई? ए ने उठाई। ए में से कम कर दो। कितनी हानि थी बेटा सर? 2,000 की। यहाँ कितना बचा? 30,400। यहाँ कितना बचा? 21,700। यहाँ तो कुछ आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हानि सारी कौन उठा रहा है? ए उठा रहा है, इसलिए वो ए में से माइनस हो गया। बी में तो हानि हुई नहीं, बी में आया ही नहीं। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ जाता कि सारी हानि बी वहन करेगा, तो ये 2,000 रुपए जो दिख रहे हैं आपको, ये बी में से माइनस कर देना है, ठीक है? फिर ए में से कुछ नहीं आएगा, ए में 0 आ जाएगा, तो 32,400 नीचे आ जाएंगे, और यहाँ 2,000 कम होके 19,700 नीचे आ जाएंगे। ये हमारी क्या टॉपिक पढ़ा बेटा हमने भी? किसी साझेदार को फर्म के लाभों में गारंटी देना। गारंटी में क्या होता है? किसी नए व्यक्ति को फर्म में बुलाते हैं, नया व्यक्ति फर्म में आने से पहले भाव खाता है, वो क्या बोलता है? मैं आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है कि मेरे आने के बाद इतना भी प्रॉफिट होगा, उसमें इतना तो मैं कम से कम लूंगा। अगर मेरा नहीं बनता उतना तो भी मैं तो लूंगा। अगर ये बात मेरी मंजूर है तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, बाकी मैं तो मेरे काम वैसे कर रहा हूं। तो जो फर्म में पुराने साझेदार काम कर रहे होते हैं, उसको नए वाले की बात माननी पड़ती है। ये होता है गारंटी वाला टॉपिक। उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलती है बेटा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट 3 जनों में से कोई भी एक जना वहन कर सकता है। या तो सारी हानि फर्म उठाएं, या हानि सभी साझेदार उठाएं, या उसमें से कोई एक साझेदार उठाएं। ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगा हानि कौन उठा रहा है। तीनों का मैंने एग्जांपल अलग अलग करके मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। समझ में आ गई मेरी बात? दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। अब इसी एग्जांपल के अंदर अगर आपसे बोल देता कि इसमें अकाउंट भी बनाओ, तो इसमें एक सिंगल अकाउंट आपसे पूछ सकता है, लाभ हानि नियोजन खाता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकाउंट एक बार देख लो कैसे इसको बनाते हैं अकाउंट को। ये क्वेश्चन में एक बार मिटा रहा हूं, देखो जरा आप एक बार। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने जा रहा है। कौन बताएगा इस अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? सर सबसे पहले फर्म का कितना प्रॉफिट हुआ वो लिखते हैं भाई। P&L अकाउंट, कोष्टक में प्रॉफिट, कितना लाभ था बेटा फर्म का? 72,000। ये लिख दिया। इसको तीनों पार्टनर्स ने मिलकर आपस में बांट लिया, तो बस तीनों के नाम से लिख दो, और ये प्रॉफिट सीधा उनके पूंजी खाते में चला जाएगा। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। कोष्टक में क्या लिख देंगे? डिविजिबल प्रॉफिट। सर अमाउंट कौन सी लिखेंगे? जैसे फर्स्ट वाला होता क्वेश्चन, अगर ये वाला, ए का कितना प्रॉफिट था बेटा? 31,200। बी का कितना था बेटा? 20,800। और सी को कितना मिला? 20,000। हो गया। अगर ये दूसरा वाला क्वेश्चन होता ये वाला, तो एक तो ये अमाउंट लिखता, ये अमाउंट लिखता और 20,000 लिख देता। और अगर क्वेश्चन सी वाला होता तो सर थर्ड वाला तो 30,400 लिखता, 21,700 लिखता और 20,000 लिख देता। मतलब सी के सामने तो अमाउंट हर बार 20,000 ही आएगी। सर हर सवाल में 20,000 आएगी क्या? अरे हर सवाल में नहीं भाई, इस क्वेश्चन में तीनों में सेम आएगी। क्यों? क्योंकि सी का जो प्रॉफिट फिक्स है ना यार, कि मुझे 20,000 चाहिए, तुम भली जियो मरो, मैं तो मेरे 20,000 लूंगा, इसलिए सी के सामने हर बार 20,000 रुपए आएंगे। ये गारंटी का मेरा पहला क्वेश्चन खत्म। गारंटी के 4-5 तरह के क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया है। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की। वेरी गुड।
गारंटी का बेटा दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, ये इससे भी जोरदार है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 पार्टनर बेटा, राम, रहीम, रोजा, जो 3, 2, 1 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। राम और रहीम ने मिलकर रोजा को एक गारंटी दे दी। रोजा को ऐसा बोल दिया, रोजा को न्यूनतम 10,000 रुपए वार्षिक लाभ की गारंटी मिली। राम और रहीम ने मिलकर रोजा को क्या बोला, तू तेरे 10,000 रुपए बांध ले साल के, तेरे न भी होंगे तो तू 10,000 ले जाना हमारे से, हम भली घाटे में चले जाएं, हम मर जाएं तो भी तेरे को 10,000 देंगे। ठीक है। आगे और बोला गया, किसी कारण से फार्म केवल अर्धवर्ष चली। अर्धवर्ष क्या होता है बेटा, 6 महीने, तथा 24,000 रुपए का फर्म में लाभ हुआ। बोला गया, लाभ का बंटवारा करते हुए लाभ हानि नियोजन खाता बनाओ। क्वेश्चन एक बार वापस में रिपीट करूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 से 3 बार। 3 नंबर का क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, राम, रहीम, रोजा, जो फर्म में 3 साझेदार हैं, जो 3, 2, 1 में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। ओके। रोजा को राम और रहीम ने मिलके जोश जोश में आके एक गारंटी दे दी। क्या बोला उसको, तेरे साल भर के 10,000 पक्के, हमें चाहे 10,000 का मुनाफा होवे नहीं होवे, लेकिन तेरे 10,000 तेरे को मिलेंगे साल के। ध्यान रखना, वार्षिक लिखा हुआ है। लेकिन क्या हुआ, किसी कारण से फर्म 6 महीने चल पाई। हो जाता है कई बार, परिस्थितियां हैं, फर्म केवल 6 महीने चली और उस 6 महीने में फर्म को 24,000 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है बेटा, 6 महीने में 24,000 का लाभ हुआ। एक सवाल फटाफट सोच समझ के, सोचने की जरूरत नहीं। 6 महीने में 24,000 का लाभ हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं सर फर्म 6 महीने की जगह 12 महीने चलती तो फर्म को लाभ 48,000 का होता। क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात सही है? 6 महीने में अगर आप 24,000 रुपए का लाभ कमा रहे हो तो क्या 12 महीने में 48,000 रुपए का लाभ होता? क्या ये बात सही है, गलत है? सर इट इज रॉन्ग। क्यों सर? क्योंकि सर जरूरी थोड़ी है कि 6 महीने में 24,000 का लाभ हुआ तो अगले 6 महीने में भी 24 का लाभ हो सकता है अगले 6 महीने में प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाए। इसलिए 12 महीने में 48,000 का लाभ हुए, ये गलत है सर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि 6 महीने में 24,000 का लाभ कमाया, अगले 6 महीने के अंदर भी 24,000 रुपए का लाभ हुए, ये जरूर थोड़ी है अगले 6 महीने में फर्म को हानि भी तो हो सकती है। बिल्कुल सही है सर। इसलिए क्या लिखा मैंने, 12 महीने में लाभ 48,000 हुए, इट इज रॉन्ग। इसलिए हम 24,000 रुपए के लाभ को डबल करने की बजाय उसको जो गारंटी दी थी हमने 10,000 रुपए की साल भर की, वो आधी हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि हमने क्या बोला, 12 महीने काम करेगा तो 10,000 मिल जाएंगे। तूने काम भी 6 महीने किया तो तेरा प्रॉफिट भी आधा हो जाएगा। तो इस प्रॉफिट को डबल करने की बजाय इस प्रॉफिट को आधा कर देंगे। आधा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्म चली 6 महीने। ओके रेडी? तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, रहीम की गारंटी को, रहीम में कौन था बेटा, रोजा था ना, तो रोजा की गारंटी को 6 माह में बदल दिया जाएगा। आ जाओ फटाफट। पहले बताओ 12 माह की गारंटी हमने क्या दी थी बेटा, 10,000 रुपए। 6 माह की गारंटी 10,000 इंटू आधा हो गया ना बेटा, 6 बटा 12 बराबर 5,000 रुपए। तो रोजा को क्या करेंगे, 10,000 देने की बजाय 5,000 देंगे। अब पहले आप ये तो देखो क्या वास्तव में रोजा के 5,000 बनते भी या नहीं बनते? अभी देखते हैं ना सर। फर्म के लाभ में रोजा का भाग, फर्म का लाभ कितना है, 24,000। रोजा का भाग देखो ऊपर 3, 2, 1। रोजा का भाग कितना, 1/, अरे ये मैं क्या देख रहा हूं,
गारंटी दे रहे हो भाई साहब को 5,000 की है, उसका बनता तो 4,000 ही था, तो हम तो उसको 4 ही देंगे। नहीं, वो तो पूरे लेगा बेटा। क्यों? क्योंकि गारंटी के केस में पूरा पैसा देना पड़ता है, तो पूरे आपको 5,000 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखूंगा, रोजा को एक्स्ट्रा अमाउंट कितना मिला, 5,000 बन रहे उसके, जबकि ये तो 4,000 ही थे, 1,000 उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। कौन बताएगा 1,000 की एक्स्ट्रा अमाउंट को कौन कौन वैन कर सकते हैं? 3 तरह से वैन कर सकते हैं, या तो फर्म, सभी साझेदार, या उनमें से कोई एक साझेदार। सर यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो क्या बताया था, सभी साझेदार वैन करेंगे। इसका मतलब 1,000 रुपए की हानि को राम और रहीम दोनों मिलकर वैन करेंगे। राम और रहीम का अनुपात क्या था बेटा, 3:2। 1,000 इंटू 3/5 और 1,000 इंटू 2/5, ये तो ले जाएगा 600 रुपए हानि के, और ये कितनी वैन करेगा, 400 रुपए वैन करेगा। समझ में आ रहा सबको? गुड। रोजा का अमाउंट हमने निकाला पहले, 12 महीने की गारंटी हमने क्या दी थी बेटा रोजा को, 10,000 रुपए। लेकिन फर्म कितने महीने चली, 6 महीने, इसलिए हमने उसकी गारंटी को आधा कर दिया, कितना बना, 5,000। फिर उन्होंने देखा कि यार 24,000 रुपए के प्रॉफिट में रोजा का वास्तव में भाग है कितना, रोजा का भाग 1/6 था, मैंने 1/6 करके देखा, 4,000 ही बनता उसका तो, और भाई साहब कितने ले रहा है, 5,000। कितना एक्स्ट्रा मिला उसको, 1,000। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कौन वहन करेंगे, दोनों जने। किस अनुपात में, 3:2 में। ये हानि को ले लिया। समझ गए मेरी बात को आप? दिक्कत तो नहीं किसी प्रकार की? आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू देखते जाओ फटाफट। इधर मैं थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, सबको पता है कहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ मैं। चलो बताओ, पर हमने कितना लाभ कमाया बेटा, सर 24,000। उसमें से पहले आप किसको फ्री कर दो, रोजा को दे दो। कौन बताएगा? रोजा का वैसे बनता 4,000 था, लेकिन वो कितने ले रहा है, 5,000 ले रहा है। 1,000 किसने वहन किया था, राम और रहीम ने। मैं अगर यहाँ पे 5,000 लिख दूं तब तो 1,000 की हानि फर्म ने उठाई, तो यहाँ कितने लिखूंगा अभी, तो सर 4,000 ही लिखोगे आप। कितना प्रॉफिट बचा, 20,000। ये फर्म का क्या आया, शेष लाभ। इस लाभ को कौन कौन बांटेंगे, राम और रहीम। राम रहीम का अनुपात क्या था सर, 3:2। इसको तो मिलेगा 12,000, इसको मिलेगा 8,000। इसमें से वो हानि माइनस कर दो दोनों की। इसकी हानि कितनी थी बेटा, 600 रुपए की, और इसकी हानि 400 रुपए की। यहाँ कितने आएंगे, 11,400, और यहाँ कितने आएंगे, 7,600। वापस देखो इस वर्किंग नोट को। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 24,000 का, रोजा को उसका हिस्सा दे दो आप, जो बनता उसका, बनता तो उसका 5 था, लेकिन यहाँ आपने 4 ही क्यों लिखा, क्योंकि 1,000 की हानि तो राम और रहीम ने उठाई थी, तो वो राम और रहीम में से माइनस हो गई। अगर मैं यही 5,000 रुपए लिख देता, इसका मतलब 1,000 की हानि भी फर्म ने उठा ली, जबकि हानि तो राम और रहीम उठाएंगे, इसलिए वो राम और रहीम में से माइनस हो गए। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। और क्या पूछा गया, लाभों का बंटवारा करते हुए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। लाभ हानि नियोजन खाते को इंग्लिश में क्या बोलते बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप भी सोच रहे हो सर कहां से कहां लिख देते हैं, कोई जगह नहीं छोड़ते बोर्ड पे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले क्या लिखते बेटा, आई P&L, कोष्टक में प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट था फर्म का, 24,000। उस प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, टू रोजास कैपिटल अकाउंट। 24,000 रुपए के प्रॉफिट को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बताओ बेटा, राम को कितना प्रॉफिट मिला था लास्ट में, सर 11,400। रहीम को कितना मिला बेटा, सर 7,600। रोजा को कितना मिला, सर 5,000। हो गया ना सवाल। ये गारंटी का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में डिफरेंस लगा, यस सर। पहले क्वेश्चन पूरा 12 मंथ्स का था, लेकिन दूसरा क्वेश्चन 6 महीने का था। 6 महीने वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, 6 महीने को 12 महीने में बदला क्या हमने, नो सर, बल्कि 12 महीने की गारंटी को 6 महीने में बदल दिया। ठीक है, तो गारंटी वाले क्वेश्चन में जरूर ध्यान देवे समय का। एक तरफ वार्षिक लिखा हुआ था और एक तरफ अर्धवार्षिक लिखा हुआ था, तो अर्धवार्षिक को वार्षिक में नहीं बदलना है, वार्षिक को अर्धवार्षिक में ले जाना है। समझ में आ गई बात? इनफ।
गुड, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।